ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लोक प्रशासन का। बल्कि हम यूँ कहें कि जैसे राज्य का मूर्त रूप सरकार है, सरकार का मूर्त रूप लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन का मूर्त रूप नौकरशाही है। बिना नौकरशाही के ना तो क्रियान्विति हो सकती है सरकार की नीतियों की, ना ही लोक प्रशासन जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। नौकरशाही शब्द हिंदी का है, जो अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी का अनुवाद है। ब्यूरोक्रेसी शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है वो फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का अर्थ होता था डेस्क, अर्थात मेज। डेस्क पर बैठकर जो लोक प्रशासक होते थे वो कार्य करते थे। और क्रेसी का अर्थ है शासन। तो जो डेस्क पर बैठकर किया जाने वाला, मेज पर बैठकर किया जाने वाला शासन था, वो कहलाया ब्यूरोक्रेसी, जिसका हिंदी अनुवाद है नौकरशाही। ये तो शाब्दिक अर्थ की बात हुई। नौकरशाही दरअसल प्रशासन के अंतर्गत वह संगठन है जो कि लोक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति कार्य करता है। ये संगठन दरअसल एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, लोक प्रशासक होते हैं, जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लोक प्रशासन के दायित्व को पूरा करते हैं। तो नौकरशाही क्या है? नौकरशाही जो है वो कार्यों के विशेषीकरण, कार्यों के विभाजन, पद सोपान और प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक संगठन है, एक नेटवर्क है, उसे नौकरशाही कहते हैं। तो ये तो हुआ नौकरशाही का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे नौकरशाही के प्रकारों के बारे में। एक विद्वान हुए हैं FM मार्क्स। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कार्ल मार्क्स नहीं, क्योंकि जब मैं मार्क्स जब बोलता हूँ तो आप में से बहुत से लोग कार्ल मार्क्स ही समझ लेते हैं। नहीं, एक अलग विद्वान थे जिनका नाम था FM मार्क्स। उन्होंने नौकरशाही के प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? नौकरशाही का सबसे पहला प्रकार जो FM मार्क्स ने बताया है वह है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही लोकहित पर आधारित होती है, लेकिन आज के युग में ये भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक कहना चाहिए कि एक ऐसी बात है जो आज स्वीकार्य नहीं हो सकती कि जनहित पर आधारित होते हुए भी जो ये अभिभावक नौकरशाही है वह किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखती है। दूसरा जो प्रकार बताया है उन्होंने नौकरशाही का, वह है वर्गीय या जातीय नौकरशाही, जो लोकतंत्र में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। क्या अर्थ होता है जातीय या वर्गीय नौकरशाही का? जातीय वर्गीय नौकरशाही का अर्थ है कि केवल कुलीन वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करने वाली नौकरशाही। अर्थात ये जो नौकरशाही है वो कुलीन तंत्र जो शासन प्रणाली होती है उसमें ही लागू हो सकती है, जहाँ पर कि केवल कुलीन या विशिष्ट या एलिट वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ही नौकरशाही द्वारा कार्य किए जाते हैं। लोकतंत्र के इस युग में ये स्वीकार्य नहीं है और लोकतंत्र के युग में आज 2 प्रकार की नौकरशाहियां प्रचलित हैं। तो FM मार्क्स ने पहला प्रकार तो बताया अभिभावक नौकरशाही, दूसरा प्रकार बताया कुलीन या जातीय या वर्गीय नौकरशाही, तीसरा प्रकार उन्होंने जो बताया वो है संरक्षित नौकरशाही। संरक्षित नौकरशाही जो होती है उसे लूट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्या होती है संरक्षित नौकरशाही? इसका क्या अर्थ है? आप अमेरिका की नौकरशाही को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो संरक्षित नौकरशाही होती है इसके अंतर्गत जो भी दल जीत के आता है और जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वह अपने चाहेतों को नौकरशाही के उच्च पदों पर नियुक्त करते हैं। ये लूट प्रणाली या संरक्षित नौकरशाही है, जिसमें कि जीता हुए दल के राजनेता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हो उस देश में,
वो अपने पसंद के लोगों को नौकरशाह बना लेते हैं और वो नौकरशाह जो है पूरी तरह से केवल अपने नियोक्ताओं, उस राजनीतिज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जब दल चेंज हो जाता है तो नौकरशाह भी चेंज हो जाते हैं। नया राष्ट्रपति आकर पुराने नौकरशाहों को हटा देता है और अपने पसंदीदा नए नौकरशाहों को रखता है। इसे कहते हैं संरक्षित नौकरशाही या नौकरशाही की लूट प्रणाली। चौथा और सबसे अधिक श्रेष्ठ और स्वीकार्य प्रकार जो भारत और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में लागू है वह है नौकरशाही का प्रकार कहलाता है योग्यता पर आधारित नौकरशाही, जहाँ पर कि जो नौकरशाह होते हैं यानी कि जो प्रशासक होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो राजनीतिज्ञों की इच्छानुसार नहीं वरन प्रतियोगी परीक्षा पास करके जो सिविल सर्विसेज में पास होकर आते हैं उन्हें उच्च नौकरशाही पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसे कहते हैं योग्यता पर आधारित नौकरशाही। इस तरह के जो नौकरशाह होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो किसी दल या नेता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो संविधान और कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सेवानिवृत्त होने तक लंबे समय तक 30 साल 35 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। सरकार बदलने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार के प्रति नहीं संविधान के प्रति निष्ठावान होते हैं और हर सरकार के साथ बराबर का सहयोग करते हैं उनकी नीतियों को लागू करने में। तो ये तो हुए नौकरशाही के प्रकार जो FM मार्क्स ने प्रतिपादित किए हैं। 4 प्रकार की नौकरशाही, इनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो योग्यता पर आधारित नौकरशाही है और उसके अलावा अमेरिका में प्रचलित है संरक्षित या संरक्षक नौकरशाही, जिसे लूट प्रणाली भी कहते हैं। अब नौकरशाही की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं। नौकरशाही की जो सबसे पहली विशेषता है वह है प्रशासन और सरकार के लिए अनिवार्य। जी हाँ, बिना नौकरशाही के कोई भी सरकार या कोई भी लोक प्रशासन वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, सरकार की नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर सकता है और जन कल्याण भी नहीं कर सकता है। इसलिए शासन की प्रणाली कोई भी हो, सरकार कैसी भी हो, उसमें नौकरशाही का होना तो अपरिहार्य है, क्योंकि नौकरशाही यानी प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह, उसके बिना ना तो प्रशासन अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और ना ही नीतियां लागू हो सकती हैं। तो ये तो हुई पहली विशेषता कि प्रशासन के लिए और सरकार के लिए नौकरशाही एक अनिवार्य संगठन है, एक नेटवर्क है जो सरकार और प्रशासन की नीतियों को क्रियान्वित करता है और जिसके बिना कि ना सरकार का काम चल सकता है ना प्रशासन का काम चल सकता है। दूसरी जो विशेषता है नौकरशाही की वो है निश्चित नियम और कानूनी सत्ता। संविधान और कानून द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं और नौकरशाही उन्हीं नियमों के आधार पर चलती है। नौकरशाही द्वारा प्रशासन के सभी कार्यों का संपादन उन संवैधानिक और संसदीय नियमों के अनुसार ही किया जाता है, यानी कोई मनमाना कार्य बिना संविधान सम्मत हुए नौकरशाही नहीं कर सकती है। नौकरशाही के जो हाथ हैं वो संविधान से, कानून से और नियमों से बंधे हुए हैं और ये नियम बिल्कुल निश्चित होते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है नौकरशाही की वो निश्चित नियमों के अनुसार काम करती है, उसमें निश्चित नियम होते हैं, कानून होते हैं। तीसरी विशेषता होती है कार्यों का विभाजन और विशेषीकरण। नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कामों का विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है और इस बंटवारे के साथ साथ वो विशेषीकृत भी होता है, क्योंकि प्रशासन भी विभिन्न प्रकार का होता है। जिला प्रशासन है तो उसके लिए अलग तरह का, पुलिस प्रशासन है तो उसके लिए अलग तरह का कौशल चाहिए। तो अलग अलग प्रशासन की जो शाखाएं होती हैं और एक शाखा में भी जो कार्य हैं वो विभाजित कर दिए जाते हैं। चौथी विशेषता जो नौकरशाही की है वो है पद सोपान की व्यवस्था। नौकरशाही में पद सोपान की व्यवस्था होती है। पद सोपान पर एक पूरा वीडियो मैं आपको अलग से बता चुका हूँ, जिसमें कि उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक एक श्रृंखला होती है, एक पिरामिड की तरह व्यवस्था होती है, जिसमें कि उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और निम्न अधिकारियों को अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता है। तो ये जो पद सोपान की व्यवस्था होती है वो बिल्कुल ही निश्चित व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत की नौकरशाही कार्य करती है। उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को आदेश दिए जाते हैं और उससे नीचे वाले अधिकारी द्वारा अपने से नीचे वाले अधिकारी को आदेश दिए जाते हैं। अगली जो विशेषता है नौकरशाही की वह है लिखित संचार, यानी आपस में जो भी संचार होता है वो लिखित होता है। आपस में एक दूसरे के साथ
जो भी अधिकारी और कर्मचारी कम्युनिकेशन करते हैं वो लिख कर करते हैं और बिना किसी लिखित आदेश के उसका पालन करना अनिवार्य नहीं होता। और अंतिम विशेषता जो नौकरशाही की होती है कि इसमें प्रशिक्षित और कौशल युक्त कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जो अपने कार्य के पूर्ण जानकार होते हैं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो आज मैंने आपको नौकरशाही के बारे में पढ़ाया। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।